हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे जीआईटी की कंजेनिटल डिफॉर्मिटी जो कि है हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। सबसे पहले तो इस वर्ड को अगर अपन थोड़ा समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले तो क्या है, कंजेनिटल डिफॉर्मिटी है। कंजेनिटल का क्या मतलब होता है कि ऐसी डिजीज जो बाई बर्थ एक बेबी में देखने को मिलती है, उस कंडीशन को अपन कंजेनिटल बोलते हैं। अब ये चीज़ हेरिडिटरी डिजीज से कैसे अलग है? हेरिडिटरी में भी बाई बर्थ बच्चे में कोई ना कोई अबनॉर्मलिटी होगी, बट हेरिडिटरी में ऐसा होता है कि जो अबनॉर्मलिटी या जो डिफॉर्मिटी है वो डायरेक्टली लिंक होती है पेरेंट्स से। उसके पेरेंट्स में ऑलरेडी वो डिफेक्ट होता है और वो डिफेक्ट थ्रू जीन्स नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन हो जाता है। बट कंजेनिटल में पेरेंट्स हेल्दी होते हैं, बट बेबी में किसी वजह से जब इंट्रायूटेराइन उसकी डेवलपमेंट चल रही होती है तो वहाँ किसी वजह से किसी कारण से उसके अंदर ये डिफॉर्मिटी बन जाती है। तो सबसे पहले तो कंजेनिटल अपन ने देख लिया क्या होता है। फिर ये क्या है, हाइपरट्रोफी है। हाइपरट्रोफी यानी कि जो मसल्स है उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। और कहाँ की मसल्स में होगा ये? पाइलोरस की में। पाइलोरस क्या है? ये डिस्टल एंड है स्टमक का। और इसकी वजह से क्या होगा, जो पाइलोरस की मसल्स में हाइपरट्रोफी है उसकी वजह से वहाँ पे स्टेनोसिस हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में अपन ये देखते हैं कि जो CHPS है, कंजेनिटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस है, तो ये बेटर होगा इन्फेंटाइल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब कंजेनिटल की जगह इन्फेंटाइल अपन ने चेंज किया है, और ये वाला मैं बता रहा हूँ कि बेटर ऑप्शन है इस कंडीशन को डिफाइन करने के लिए। तो ऐसा क्यों है? इन्फेंटाइल इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज कंजेनिटल का, जैसे मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताया, ऐसी डिफॉर्मिटी जो बाई बर्थ होती है। तो कंजेनिटल जो हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस है, ये कंजेनिटल है बट ये बाई बर्थ देखने को नहीं मिलेगी। ये बर्थ के 3 to 4 वीक्स लेटर ऑन, यानी कि पोस्ट नेटल पीरियड जब चल रहा है उसके 3rd to 4th वीक में ये डेवलप होगा। यानी कि अगर बेबी डिलीवर हुआ है तो डिलीवरी के इमीडिएटली आफ्टर अगर आप चेक करें तो आपको ये पाइलोरिक स्टेनोसिस देखने को नहीं मिलेगा। ये कब डेवलप होगा? 3rd to 4th वीक के बीच में। तो ये डिजीज है कंजेनिटल, बट सिंस फर्स्ट डे नहीं देखने को मिल रही, इसलिए अपन इसको बेटर बोल देते हैं इन्फेंटाइल। लेकिन दोनों ही जो वर्ड्स हैं दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, और दोनों ही वर्ड्स इस कंडीशन को डिफाइन करने के लिए एग्जामिनर यूज कर सकता है। बट मैंने आपको एक बेटर अल्टरनेटिव बताया इसको डिफाइन करने के लिए। और इसमें क्या होगा कि इसमें बेसिकली क्या होगा, हाइपरट्रोफी होगी किसकी? पाइलोरिक एंट्रम की, और उसकी वजह से क्या होगा? स्टेनोसिस। अब मैं थोड़ा सा आपको इनके बीच में कनेक्शन दे देता हूँ। ये आपको पता है इसोफेगस है। ये इसोफेगस ओपन होता है स्टमक में, और ये स्टमक का जो डिस्टल पार्ट है ये पाइलोरस है, और पाइलोरस क्या करता है? स्टमक को कनेक्ट करता है डिओडिनम से। यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, और यहाँ पे क्या होगा, जो मस्कुलर लेयर है इस पाइलोरिक स्फिंक्टर की या पाइलोरस की, उसके अंदर हाइपरट्रोफी हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होना चाहिए? नॉर्मली ऐसा ल्यूमन होना चाहिए था, बट उस मस्कुलर लेयर की हाइपरट्रोफी की वजह से ये ल्यूमन है वो नेरो हो जाएगा, और ये कर देगा स्टेनोसिस। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो फ्लो नहीं कर पाएगा डिओडिनम में। इसके बाद में अपन देखते हैं इसके इंसिडेंस। यूजुअली ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट इस कंडीशन में इंसिडेंस अपन को याद रखने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए एग्जामिनर यूज कर सकता है। तो इसका इंसिडेंस होगा 3 out of 1000 बर्थ्स और 1 out of 300 बर्थ। यानी कि 1000 बर्थ हो रही हैं तो उनमें 3 बर्थ्स में 3 बेबीज में ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। ये मोर कॉमन है बेबी बॉय में एज कम्पेयर टू बेबी गर्ल। और जो बेबी बॉय में इसका इंसिडेंस है वो 4 टाइम्स मोर है एज कम्पेयर टू बेबी गर्ल। फिर ये मोस्ट कॉमन कब है? जब फर्स्ट बोर्न चाइल्ड अगर बेबी बॉय है, तो उस कंडीशन में ये मोस्ट कॉमन चांसेस हैं कि उसमें कंजेनिटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस देखने को मिल सकता है। इसके बाद में अपन इसके रिस्क फैक्टर देख लेते हैं। रिस्क फैक्टर बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो डिफॉर्मिटी है, ये जो कंडीशन है, इसके पीछे नॉन कोई भी मैकेनिज्म अपन को अभी तक पता नहीं है। यानी कि ऐसा क्या होता है कि जिसके बाद में ये कंडीशन डेवलप हो जाती है एक बेबी में 3rd to 4th वीक आफ्टर डिलीवरी। किस वजह से होता है, क्या मैकेनिज्म होता है, इसके बारे में अभी अपन को पता नहीं है। बट अपन को फिर भी एक ऐसा आइडिया है कि क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। और रिस्क फैक्टर में सबसे पहले क्या है कि जो अपन को, हालांकि जीन म्यूटेशन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इसका पैथोजेनेसिस क्या है, ये अपन को पता नहीं है। बट फिर भी ये उस कंडीशन में कॉमन होता है जहाँ पे फैमिली में ऑलरेडी ये कंडीशन किसी को हो रखी हो, तो इसका फेमिलियर कनेक्शन है। हालांकि ये जेनेटिक नहीं है बट इसका फेमिलियर कनेक्शन है। यानी कि अगर फैमिली में पहले से किसी को ये कंडीशन उनके चाइल्डहुड टाइम में हुई हुई है, तो मोर चांसेस हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन का बेबी है उसमें भी कंडीशन हो सकती है। दूसरा जो इसका रिस्क फैक्टर है वो है आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होगा कि अगर 60% चांसेस हैं कि बेबी को कंजेनिटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस हो सकता है। तीसरा जो इसका रिस्क फैक्टर है वो है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर को किसी भी वजह से अगर एजिथ्रोमाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन में से कोई ड्रग दिया जाता है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है किसका, कि बेबी में CHPS डेवलप हो सकता है। या फिर आफ्टर डिलीवरी अगर बेबी को ये ड्रग दिए जाते हैं, एजिथ्रोमाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन में से कोई सा भी, तो इसकी वजह से भी CHPS का रिस्क है। तो ये अपने रिस्क फैक्टर देख लिए। इसके बाद में अपन चलते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस।
सिंस ये एक बेबी में देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे जो क्लिनिकल फीचर्स होंगे ये भी अपन उसी तरीके से समझेंगे कि बेबी किस तरीके से क्लिनिक में मतलब इन चीज़ों को प्रेजेंट करेगा, क्या-क्या देखने को मिल सकता है। सबसे पहले जो स्टेनोसिस हो रहा है उसकी वजह से क्या होगा, मैंने आपको बताया कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो आगे डियोडेनम में और डिस्टल जो इंटेस्टाइन के और पार्ट्स हैं उनमें नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन, गैस्ट्रिक आउटलेट का ऑब्स्ट्रक्शन। तो उस वजह से क्या हो सकता है, सबसे पहले तो होगा चाइल्ड विल स्टार्ट वॉमिटिंग। अब ये थोड़ा-सा कॉमन सेंस से आप आइडिया लगा सकते हैं। सिंस बेबी ने कुछ भी खाया, कुछ भी पिया, वो स्टमक तक आ रहा है। स्टमक से उसको आगे जाना था डियोडेनम में और फिर आगे जो रिमेनिंग इंटेस्टाइन है उसमें, और फिर वो डिफेकेट कर देता थ्रू एनल ओपनिंग। लेकिन यहाँ जो कंटेंट स्टमक में आ रहा है, वो सिंस यहाँ पे पाइलस में स्टेनोसिस हो गया तो आगे मूव नहीं कर पा रहा। तो अब जो यहाँ कंटेंट है उसको एग्ज़िट करने के लिए ये रूट उसका अवेलेबल नहीं है। लेकिन बॉडी में जो कुछ आया है, स्टमक में कुछ आया है, उसको एग्ज़िट तो करना पड़ेगा। तो अब जो उसका एग्ज़िट करने का एक लास्ट जो ऑप्शन बचा है वो है थ्रू वॉमिट। तो यहाँ पे वॉमिटिंग होना ऑब्वियस है। अब जो वॉमिटिंग है, उसके लिए अपन को क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो बेबी में वॉमिटिंग्स होंगी वो कब होंगी? इनका ड्यूरेशन होता है आफ्टर बर्थ 2nd टू 8th वीक ऑफ पोस्टनेटल डेवलपमेंट। अब 2nd टू 8th वीक ही क्यों? सिंस मैंने आपको बताया कि ये बाई बर्थ ये कंडीशन नहीं होती। अगर बाई बर्थ होती तो 2nd डे आफ्टर बर्थ जो उसने पहले दिन खाया पिया होता, 2nd डे से ही वॉमिटिंग चालू हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। ये मैंने आपको बताया 3rd टू 4th वीक में डेवलप होता है। तो अगर अपन इसको एक रेंज में अगर कंक्लूड करना चाहें तो अपन एक टाइम पीरियड ले लेते हैं 2nd टू 8th वीक। 2nd का मतलब है 3rd से 4th वीक में वो कंडीशन हो रही है, तो अगर उससे पहले भी अगर थोड़ा-सा अपन ले लें कि 2nd वीक से ही वॉमिट होना स्टार्ट हो जाएगा, 2nd वीक से ही कुछ ना कुछ हाइपरट्रोफी हो ही जाएगी, तो कुछ कंटेंट आगे फ्लो कर रखा होगा और कुछ कंटेंट वॉमिट के थ्रू निकलेगा। बट 3rd, 4th और 5th वीक आते-आते तो उसको मतलब कॉन्स्टेंटली सीवियर वॉमिटिंग्स होंगी। और 8th वीक इसलिए अपन ने लिया है लास्ट वाला कि ये कंडीशन जब होती है तो अपन को क्लिनिकल फीचर्स देख के और अपन बेबी को हॉस्पिटल में ले जाते हैं और ट्रीटमेंट करने में इतना टाइम लग जाता है, 8th वीक तक वो ट्रीट हो जाता है। तो यूजुअली जो वॉमिटिंग्स होती है वो 2nd टू 8th वीक में होती हैं। फिर जो यहाँ वॉमिटिंग है वो प्रोफ्यूज़ होगी, फाउल स्मेलिंग होगी और प्रोजेक्टाइल होगी। अब प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग क्या होती है? यूजुअली अपन को अगर वॉमिट आ रही होती है तो वॉमिट से जस्ट पहले अपन को नोज़िया होता है। यानी नोज़िया मतलब कि सिंपल वर्ड्स में समझे तो एक फीलिंग होती है कि वॉमिट से पहले अपन को आइडिया लग जाता है कि वॉमिट होने वाला है। बट अगर प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग है तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता और वहाँ पे जो वोमिटिंग होती है वो फोर्सफुल होती है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल नोज़िया के बाद वोमिट होती है उससे। इसके बाद में जो वोमिटिंग होगी वो नॉन बिलियस होगी। ये तीसरा कैरेक्टर है इस वोमिटिंग का। और नॉन बिलियस का क्या मतलब है? ये भी एक कॉमन सेंस से आप थोड़ा-सा सोचेंगे तो आइडिया लग जाएगा। नॉन बिलियस बिलियस यानी कि बिलियरी डक्ट से और बिलियरी सिस्टम से रिलेटेड कोई बात है और ये ऑब्वियस है। सिंस आपको पता है कि मैं आपको बताना चाहूँगा ये स्टमक है, ये पाइलोरस हो गया, ये ड्यूोडेनम का फर्स्ट पार्ट है, ये ड्यूोडेनम का सेकंड पार्ट है और ड्यूोडेनम का सेकंड पार्ट में जैसे आपको सबको पता है कि ये बाइल डक्ट है और ये जो डक्ट आ रही है ये हेपेटिक डक्ट है और यहाँ से पैनक्रेटिक डक्ट आ रही है। दोनों अगर साथ में मिलके और आगे जाके एम्पुला ऑफ विटर में ड्यूोडेनम के सेकंड पार्ट में खुलते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि जो बाइल कंटेंट है वो कहाँ आ रहा होगा? इस पार्ट में। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये स्टेनोसिस यहाँ होता कहीं पे, फॉर एग्जांपल यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होता, तो ये कंटेंट जो गेस्ट ने खाया पिया था वो उसके साथ और इसके साथ मिलके यहाँ आके और यहाँ एक्यूमुलेट हो जाता। इसके बाद में वो कंटेंट वापस इधर से वॉमिट होता। तो उसमें जो बिलियरी कंटेंट है वो भी होता। बट यहाँ क्या है कि स्टेनोसिस यहाँ पे है। अब सिंस ये आगे नहीं जा पा रहा तो यहाँ से फिर वापस यहीं से एग्जिट करेगा। तो यहाँ वाला जो था, पहली बात तो ये इस साइड जा नहीं सकता बिकॉज़ यहाँ स्टेनोसिस है तो इधर वाला इधर नहीं आ रहा तो इधर वाला कंटेंट भी इधर नहीं जा सकता। तो इसकी वजह से इधर जा नहीं सकता। दूसरी बात क्योंकि इधर तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन है ही नहीं, ऑब्स्ट्रक्शन तो यहाँ पे है, स्टेनोसिस तो यहाँ पे है। तो जो यहाँ वाला कंटेंट है वो आगे यूजुअली जैसे इंटेस्टाइन के रेस्टिंग पार्ट में जाता है और एनल ओपनिंग से एग्जिट कर जाता है। तो यहाँ पे जो वोमिटिंग होगी वो नॉन बिलियस होगी क्योंकि उसमें ये जो बिलियरी कंटेंट है वो नहीं होगा, जो यूजुअली और वोमिटिंग्स में होता है। तो अपन को ये ध्यान रखना है, नॉन बिलियस होगी, प्रोफ्यूज और प्रोजेक्टाइल होगी और 2nd टू 8th वीक में होगी। इसके बाद में अपन जो इसका सेकंड क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो क्या होता है? स्टमक इज़ ऑलवेज एम्प्टी। स्टमक इज़ ऑलवेज एम्प्टी क्यों होगा? बिकॉज़ जो भी बेबी ने खाया पिया वो अगर आगे इंटेस्टाइन में नहीं फ्लो कर रहा है तो उसकी वॉमिट होगी और जैसे-जैसे वो खाता है इमीडिएटली वो वॉमिट करके उसको वापस एग्ज़िट कर देता है। तो कॉन्स्टेंटली वॉमिटिंग की वजह से उसका जो स्टमक है वो एनी टाइम एम्प्टी ही मिलेगा। और सिंस एनी टाइम एम्प्टी मिल रहा है तो जो चाइल्ड है वो ऑलवेज हंग्री फील करेगा। अब सिंस चाइल्ड 3rd, 4th, 5th वीक में है तो वो ऐसा तो नहीं है कि बोल के बता दे कि उसको उसको भूख लगी है। बट हमें पता लग जाता है कि चाइल्ड हंग्री है बिकॉज़ आप सबको पता है कि सिंस माँ तो माँ होती है और माँ को सब पता होता है। बट ऐसा नहीं है, अगर बेबी हंग्री होगा तो वो कंटिन्यूअसली क्राई करेगा। तो इससे अपन को आइडिया लग जाएगा कि चाइल्ड इज़ हंग्री। और यहाँ पे नो पीईएम। पीईएम क्या होता है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन।
अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो बच्चा खा रहा है वही वापस वॉमिट कर दे रहा है, तो उसके इंटेस्टाइन्स में कुछ जा ही नहीं रहा, कुछ अब्ज़ॉर्ब हो ही नहीं रहा, बॉडी को कोई फूड के कंस्टिट्यूएंट्स मिल ही नहीं रहे। तो उसकी वजह से तो अपन को ये भी होना चाहिए था कि फिर प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन होना चाहिए था, बिकॉज़ उसको जो डाइट के कंस्टिट्यूएंट मिलने चाहिए थे उसको मिल नहीं रहे। बट ऐसा नहीं होता, सिंस प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन डेवलप करने के लिए कॉन्स्टेंटली ए बेबी शुड बी फूड डिप्राइव्ड फॉर एट लीस्ट फ्यू मंथ्स। लेकिन यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि बेबी को जो ये सिम्पटम्स आएँगे, कॉन्स्टेंटली वॉमिट होगा, उसकी वजह से उसको अपन तुरंत हॉस्पिटल में ले जाते हैं और इसका अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट हो जाता है। उसकी वजह से ये महीनों तक चलने वाली चीज़ नहीं है। सिंस ये जल्दी रिज़ॉल्व हो रहा है, तो अपन इसको इसमें प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पे नो पॉलीहाइड्रोअम्नियोस होता है। सिंस कोई भी अगर ये कंजेनिटल डिफ़ॉर्मिटी होती है और फर्स्ट डे ऑफ बर्थ और उससे पहले से ही अगर मान लो ये पाइलोरिक स्टेनोसिस होता, तो इसके अंदर पॉलीहाइड्रोअम्नियोस है, वो देखने को मिलना चाहिए था। बट सिंस ये 3rd-4th वीक में डेवलप हो रहा है, फर्स्ट डे ऑफ बर्थ पे नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे पॉलीहाइड्रोअम्नियोस नहीं होता। तो ये सारे मैंने आपको क्लिनिकल प्रेजेंटेशन बता दिए कि कैसे एक सीएचपीएस का जो बेबी होगा, उसमें क्या-क्या अपन को क्लिनिक में देखने को मिल सकता है। फिर अपन चलते हैं इन्वेस्टिगेशंस पे। अगर ये क्लिनिकल फीचर्स हैं, तो अब अपन इसको कन्फर्म करते हैं कि इसमें सीएचपीएस ही है या फिर कोई और वजह है। तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले आएगा फिजिकल एग्जामिनेशन। अब फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करना है अपन को? अपन ने पैल्पेट करना है कहाँ पे? एपिगैस्ट्रिक। एपिगैस्ट्रिक कौन सा रीजन है? जो सुप्रा अम्बिलिकल एरिया है। एब्डोमेन को अपन ने 9 रीजन्स में डिवाइड कर रखा है, तो उसमें जो सुप्रा अम्बिलिकल रीजन है, एपिगैस्ट्रिक होता है। तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में ओलिव शेप्ड लंप फील होगा पाल्पेशन पे। और जो लंप है, ये कब मोर प्रीडोमिनेट होगा? आफ्टर मील। यानी कि अगर बेबी ने कुछ भी खाया पिया, तो उसके इमीडिएटली आफ्टर अगर अपन पाल्पेट करते हैं, तो ओलिव शेप्ड लंप फील होगा। इसके बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन पे और क्या देख सकते हैं? और देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट हाइपर पेरिस्टालसिस इन स्टमक। अब आपको सबको पता है कि इंटेस्टाइन में बेसिकली जो इंटेस्टाइन के किसी भी पार्ट में या फिर जीआईटी किसी भी पार्ट में, स्टमक हो चाहे इंटेस्टाइन हो, लार्ज हो, स्मॉल हो, सब में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं। और पेरिस्टाल्सिस का काम क्या होता है कि जो भी उसका कंटेंट है ल्यूमन में, उसको आगे की तरफ फ्लो कराना। तो यूजुअली भी स्टमक में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते हैं और ये पेनफुल नहीं होते। बट अगर सीएचपीएस है, तो जो पेरिस्टाल्सिस है वो हाइपर पेरिस्टाल्सिस यानी कि मोर विग्रस होंगे और ये पेनफुल हो सकते हैं। और ये लेफ्ट टू राइट होंगे। अब इसका मैं थोड़ा-सा आपको समझा देता हूँ, ये ईज़ी है समझना। सिंस आपको पता है कि कोई भी कंटेंट यहाँ स्टमक में है, वो कहाँ जाना चाहिए था? आगे ड्यूोडेनम में जाना चाहिए था। और यहाँ अगर स्टेनोसिस है, तो ये आगे फ्लो नहीं कर पा रहा। तो जो लेफ्ट टू राइट पेरिस्टाल्सिस पहले भी हो रहे थे, लेकिन अब यहाँ मोर विग्रस हो रहे हैं, ताकि वो फोर्सफुली उस कंटेंट को आगे भेज सकें। तो लेफ्ट टू राइट हाइपर पेरिस्टाल्सिस स्टमक में अपन अगर पाल्पेशन करेंगे तो फील कर सकते हैं। ये सेकंड फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया। इसके बाद में अपन देख सकते हैं डिस्टेंशन इन अपर एब्डोमेन। अब फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद में अपन करेंगे अल्ट्रासाउंड, जो कि है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। अल्ट्रासाउंड में क्या देखने को मिलेगा? अल्ट्रासाउंड में अपन 2 चीज़ें देख सकते हैं। एक तो जो पाइलोरिक स्टेनोसिस है, जो पाइलोरस में हाइपरट्रोफी है, वो देख सकते हैं। दूसरी चीज़ एम्प्टी स्टमक। सिंस मैंने अभी अभी आपको बताया कि सीएचपीएस में एम्प्टी स्टमक होगा एनी टाइम। तो ये मैंने एक अल्ट्रासाउंड की इमेज आपके सामने रखी है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये एम्प्टी स्टमक है। डार्क ब्लैक कलर जो अपीयर हो रहा है, ये एम्प्टी स्टमक को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके जस्ट नीचे अल्ट्रासाउंड पे टारगेट साइन देखने को मिल रहा है। टारगेट साइन क्या होता है? मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया है कि मल्टीपल कॉन्सेंट्रिक रिंग्स डार्क कलर की अगर अपीयर हो रही हों, तो ये टारगेट साइन की तरह अपीयर होती हैं। तो वैसे ये टारगेट साइन कोई स्पेसिफिक नहीं है कि अगर ये है तो सीएचपीएस ही है, ये और भी कई कंडीशंस में देखने को मिलता है। बट ये एक मतलब कि अपन अल्ट्रासाउंड पे देख सकते हैं, ये इंडिकेशन है कि कुछ है डिफ़ॉर्मिटी। इसके बाद में अपन क्या देखेंगे कि जो अल्ट्रासाउंड है उसपे पाइलोरस की हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी। हाइपरट्रोफी में अपन क्या देखेंगे, जो पाइलोरस है उसकी लेंथ मोर देन 16 मिलीमीटर है, उसकी थिकनेस मोर देन 4 मिलीमीटर है। और ये वैसे रेंज है 14 टू 80 मिलीमीटर के बीच में कुछ भी हो सकता है, बट मैंने स्पेसिफिकली 16 लिया है, ये मोर एक्यूरेट है। थिकनेस मोर देन 4 मिलीमीटर है। ये 2 चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी है। जो विड्थ है इसकी मोर देन 14 मिलीमीटर, ये अगर याद रहे तो अच्छी बात है, वरना ये इतना ज़रूरी नहीं है। बट ये 2 चीज़ें याद रखना ज़रूरी है। और यहाँ मैं आपको एक और अल्ट्रासाउंड दिखाता हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो डार्क ब्लैक कलर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्टी स्टमक को। स्टमक के बाद में ये पाइलोरिक एरिया है। अभी पाइलोरिक एरिया थिक भी ज़्यादा हो रखा है और लॉन्ग भी हो रखा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पाइलोरस। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ये थिकनेस है इसकी, ये बढ़ी हुई है। यहाँ भी थिकनेस बढ़ी हुई है और जो उसका ल्यूमेन है वो बहुत ही नैरो है। तो ये एक रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? पाइलोरस की हाइपरट्रोफी को। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये कुछ सर्विक्स जैसा दिख रहा है। तो सर्विक्स लाइक अपीयरेंस देखने को मिलती है अल्ट्रासाउंड पे, अगर पाइलोरस में हाइपरट्रोफी है। और उसकी लेंथ क्या होगी? मोर देन 16 मिलीमीटर। इसकी थिकनेस क्या होगी? मोर देन 4 मिलीमीटर। ये हो गए इसके अल्ट्रासाउंड पे फाइंडिंग्स। इसके बाद में अपन चलते हैं बेरियम मील साइन। अगर बेबी को बेरियम मील देते हैं तो क्या-क्या साइन अपन को अल्ट्रासाउंड पे या फिर किसी भी मतलब कि इमेजिंग टेक्निक पे देखने को मिल सकते हैं? हमें देखने को मिलेंगे स्ट्रिंग साइन, मशरूम साइन, डबल ट्रैक साइन, शोल्डर साइन।
अब मैं इस आपको इस एक इमेज से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये साइन किस तरह से दिखते हैं और इसका क्या मतलब रिलेशन है बेरियम मील से। तो अगर अपन ने बेरियम मील दी तो जो ये कंप्लीट व्हाइट कलर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेरियम को। तो ये स्टमक है, स्टमक में सिंस मील आ रही है तो ये बेरियम रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत ही नैरो ल्यूमन से ये बेरियम मील आगे पास हो रही है ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट में। तो जो नैरो ल्यूमन है और यहाँ पे जो हल्का सा ये व्हाइट कलर का स्ट्रिंग लाइक अपीयरेंस आ रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? स्ट्रिंग साइन को। और ये स्ट्रिंग साइन किस वजह से है? ड्यू टू नैरो ल्यूमन ऑफ पाइलोरस। नैरो ल्यूमन क्यों है? क्योंकि जो यहाँ इस पाइलोरस की मसल्स हैं उनमें हाइपरट्रोफी हो गई, जिसकी वजह से ल्यूमन नैरो हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो स्ट्रिंग साइन के साथ साथ आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि सिंस इसके ये दो ट्रैक जैसे अपीयरेंस आ रहे हैं, आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा तो ये आप उससे रिलेट कर सकते हैं, तो इसको ट्रैक साइन भी बोलते हैं। तो ट्रैक साइन हो गया, डबल ट्रैक, स्ट्रिंग साइन और मशरूम साइन। मशरूम किस तरह से दिखेगा? ये देखिए, ये अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये मशरूम लाइक अपीयरेंस आ रही है। तो ये अपन सब सारे कब देख सकते हैं? बेरियम मील साइंस में। इसके बाद में जो अगली फाइंडिंग है वो है एक्सरे फाइंडिंग। एक्सरे फाइंडिंग में अपन को क्या देखने को मिलेगा? सिंगल बबल साइन। ये एक एक्सरे है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़ा सा बबल लाइक अपीयरेंस आ रहा है। और ये सिंगल बबल लाइक अपीयरेंस साइन है, ये किसका रिप्रेजेंटेटिव है? ये CHPS का रिप्रेजेंटेटिव है। इसके बाद में अपन डिस्कस कर लेते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस। इसके कॉम्प्लिकेशन थोड़े इंपॉर्टेंट हैं और इसको अपन समझना और याद रखना ज़रूरी है। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है ऑब्वियस है डिहाइड्रेशन। सिंस बेबी ने जो भी खाया और पिया वो कॉन्स्टेंटली वॉमिट कर रहा है, तो उसकी वजह से उसकी बॉडी में फ्लूइड की कमी होगी और उसको डिहाइड्रेशन होगा। दूसरा होगा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तीसरा होगा जॉन्डिस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में अपन देख लेते हैं कि सिंस बेबी को कॉन्स्टेंटली वॉमिट हो रही है, और वॉमिट कहाँ से हो रही है? गैस्ट्रिक कंटेंट की। स्टमक में जैसे कि हमें पता क्या होता है, HCl का सिक्रेशन होता है और स्टमक में बहुत सारी HCl होती है। तो सिंस कंटिन्यूअसली वॉमिट हो रहा है तो जितना भी HCl बन रहा है उसका मोस्ट ऑफ द अमाउंट वॉमिट के थ्रू बाहर जा रहा है। तो वहाँ क्या-क्या देखने को मिलेगा? HCl में क्या आ गया? H+Cl-, सोडियम, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए? डेफिसिट होनी चाहिए बॉडी में, क्योंकि सब कुछ वॉमिट हो रहा है और बाहर जा रहा है, जिसकी वजह से इन चीज़ों की कमी हो जाएगी। बट इन चीज़ों को देख के अपन को क्या पता लगना चाहिए कि वहाँ पे H+ का रिलीज़ हो रहा है तो बॉडी में क्या होना चाहिए? एल्कलोसिस होना चाहिए। क्लोरीन वहाँ से रिलीज़ हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होनी चाहिए? हाइपोक्लोरेमिया। सोडियम हो रहा है तो क्या होना चाहिए? हाइपोनेट्रीमिया। और पोटेशियम बाहर निकल रहा है उसकी वजह से क्या होना चाहिए? हाइपोकैलेमिया। बट इनमें से कुछ चीज़ें कॉन्ट्रास्ट होती हैं, यानी कि कुछ होनी चाहिए वो होती हैं, बट कुछ चीज़ें नहीं होती, उनका अपोजिट होता है, फिर वो नॉर्मल होती हैं। तो उनके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है वो मैं आपको थोड़ा एक कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ। सिंस बेबी को कंटिन्यूअसली वॉमिट हो रहा है और डिहाइड्रेशन है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो बॉडी में फ्लूइड है वो कम होगा। तो अगर पूरी बॉडी में फ्लूइड कम है तो जो ब्लड है उसमें भी फ्लूइड वाटर तो कम होगा, तो उसकी वजह से जो हाइपोवोलीमिया हो जाएगा। अगर हाइपोवोलीमिया या फिर लो ब्लड प्रेशर होता है तो ये किडनी को स्टिमुलेट कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। और इनकी वजह से किडनी रेनिन रिलीज़ करता है, वो रास सिस्टम को एक्टिवेट करता है। और रास सिस्टम का काम आप सबको पता है क्या होता है? ये 2 तरीके से काम करता है। पहला तो ये एंजियोटेंसिन 2 को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है, और एंजियोटेंसिन 1 क्या होता है? वेसोकंस्ट्रिक्टर होता है। वो डायरेक्टली वेसल्स पे एक्ट करके वेसोकंस्ट्रिक्शन करके और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। दूसरा तरीका क्या होता है इसका काम करने का? ये जाके एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, एड्रिनल ग्लैंड रिलीज़ करता है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन जाएगा और किडनी के जो डिस्टल पार्ट हैं, वहाँ जाके उनको स्टिमुलेट करेगा और रीअब्ज़ॉर्प्शन कराएगा H2O का और सोडियम का, और सीक्रेशन कराएगा पोटेशियम और हाइड्रोजन का। तो यहाँ अब क्या देखने को मिल रहा है कि रीअब्ज़ॉर्प्शन हो रहा है H2O का, H2O का रीअब्ज़ॉर्प्शन होगा, फ्लूइड का रीअब्ज़ॉर्प्शन होगा तो हाइपोवोलीमिया करेक्ट हो जाएगा। सोडियम का भी रीअब्ज़ॉर्प्शन हो रहा है। अब मैंने आपको यहाँ क्या बताया था कि वोमिट में सोडियम निकल रहा है, तो यूजुअली तो क्या होना चाहिए था? हाइपोनेट्रीमिया। लेकिन यहाँ उसका सीक्रेशन, जो यहाँ उसका रीअब्ज़ॉर्प्शन है वो बढ़ रहा है किडनी में, तो इसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो पेशेंट में हाइपोनेट्रीमिया देखने को नहीं मिलता। हालाँकि वोमिट की वजह से सोडियम की कमी हो रही है, बट उसका किडनी में रीअब्ज़ॉर्प्शन भी ज़्यादा हो रहा है। दूसरा यहाँ क्या है? सीक्रेशन ऑफ पोटेशियम। और यहाँ भी क्या हो रहा है? सीक्रेशन ऑफ पोटेशियम इन यूरिन, और यहाँ भी वोमिट में बाहर निकल रहा था। तो इन दोनों की वजह से क्या होगा कि बॉडी में हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। तो हाइपोकैलेमिया तो होगा ही होगा, हाइपोनेट्रीमिया नहीं होगा। और सिंस H+ भी निकल रहा है और वोमिट में भी H+ जा रहा था, तो बॉडी में एल्कलोसिस होगा। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है एसिड्यूरिया। एसिड्यूरिया क्या मतलब है कि यूरिन के अंदर H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब H+ ये पैराडॉक्सिकल कंडीशन है। अब पैराडॉक्सिकल कंडीशन क्या होती है? वो कंडीशन जो नहीं होनी चाहिए, यानी कि होना कुछ और चाहिए था, उसका उल्टा हो रहा है, तो ये वो कंडीशन को पैराडॉक्सिकल कंडीशन बोलते हैं। अब यहाँ क्या होना चाहिए था? सिंस वोमिट में H+ सारा बाहर निकल रहा है तो बॉडी में H+ की कमी होनी चाहिए थी, और अगर बॉडी में H+ की कमी होगी तो यूरिन में H+ कम निकलना चाहिए था। लेकिन यहाँ क्या होगा? बॉडी में ऑलरेडी कमी है, फिर भी H+ यूरिन में ज़्यादा निकल रहा है। ज़्यादा निकलने का रीज़न मैंने आपको बता दिया, रास सिस्टम की एक्टिवेशन की वजह से H+ का सीक्रेशन बढ़ जाएगा। तो उस वजह से बॉडी में कम होते हुए भी H+ यहाँ यूरिन से ज़्यादा रिलीज़ होगा बाहर। तो इसकी वजह से एसिड्यूरिया होगा, और ये पैराडॉक्सिकल कंडीशन है। हाइपोक्लोरीमिया
लो अमाउंट ऑफ क्लोरीन ऑब्वियस है और हाइपोकैलिएमिया तो होना ही होना। इसके बाद में अपन चलते हैं इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस के। डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसका क्या है, वो है कार्सिनोमा ऑफ पाइलोरिक एंट्रम। एक मैलिग्नेंट कंडीशन है जिसमें भी पाइलोरिक स्टेनोसिस हो सकता है। इसके बाद में जब अपन इसके इन्वेस्टिगेशन देख लिए और डिफरेंशियल देख लिया, तो अपन इसे ट्रीटमेंट पे चलते हैं। और ट्रीटमेंट में अपन को ध्यान रखना है कि ये कंडीशन क्या है, ये एक नॉन सर्जिकल इमरजेंसी है। यानी कि इमरजेंसी है बट ये नॉन सर्जिकल इमरजेंसी है। उसका क्या मतलब है कि इस कंडीशन में अपन सर्जरी परफॉर्म करने से पहले अपन को उसका जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उसको करेक्ट करना पड़ेगा। बिना इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को करेक्ट करे हुए अपन सर्जरी नहीं परफॉर्म कर सकते। हालांकि इसका जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है। यानी कि इस कंडीशन का ट्रीटमेंट क्या होगा, सर्जरी ही होगा। और ये इमरजेंसी है, अपन को सर्जरी करनी भी पड़ेगी। बट सर्जरी करने से पहले अपन को चीज़ करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को करेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को करेक्ट कैसे करेंगे, वो अपन करेंगे थ्रू आईवी फ्लूइड्स। इंट्रावेनस फ्लूइड्स इंजेक्ट करके और उसके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को करेक्ट करेंगे। अब आईवी फ्लूइड्स किस तरह से इसको करेक्ट करेंगे, और आईवी फ्लूइड्स में फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या है। फ्लूइड ऑफ चॉइस है 0.45% सेलाइन प्लस 5% डेक्सट्रोज प्लस पोटेशियम क्लोराइड। अब ये 0.45% सेलाइन का क्या काम है, ये अपने साइड फ्लूइड में क्यों देते हैं। सेलाइन का काम क्या है, ये हाइपोटेंशन को करेक्ट करेगा। हाइपोटेंशन किस वजह से हो रहा था, डिहाइड्रेशन की वजह से, लैक ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी की वजह से। तो सेलाइन जाके और उस चीज़ को करेक्ट करेगा। प्लस सिंस स्टेनोसिस है तो स्टमक में जो कंटेंट आया हुआ था वो बहुत टाइम के लिए स्टमक में ही पड़ा रह गया, उसका आगे फ्लो नहीं हुआ। तो उसकी वजह से वहाँ पे उसकी क्लीनिंग भी करना जरूरी है। तो ये सेलाइन क्या करेगा, स्टमक की क्लीनिंग भी करेगा। प्लस यहाँ पे अपन को देना है 5% डेक्सट्रोज। अब डेक्सट्रोज क्यों देना है, क्योंकि बॉडी में बेबी ने जो भी खाया पिया वो स्टमक के बाद में आगे इंटेस्टाइन के पार्ट्स में गया ही नहीं, स्टेनोसिस की वजह से। तो अगर इंटेस्टाइन में गया नहीं तो उसका ब्लड में रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। और अगर ब्लड में रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बॉडी में एनर्जी की डेफिसिट हो जाएगी। और उस डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए अपन को, जब अपन इंट्रावेनस फ्लूइड दे रहे हैं तो वहाँ पे 5% डेक्सट्रोज देंगे। क्योंकि वहाँ जो जीआईटी ट्रैक्ट है उसके थ्रू तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा ब्लड के अंदर। बट अपन डायरेक्टली अगर ब्लड में दे रहे हैं तो ये बॉडी यूज़ कर सकता है एनर्जी डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए। और उसके साथ अपन देंगे पोटेशियम क्लोराइड। अब पोटेशियम क्लोराइड देने के लिए अपन को पहले देखना पड़ेगा कि अगर बेबी का यूरिन आउटपुट स्टार्ट हो रखा है, अगर उसको यूरिनेशन हो रहा है तभी अपन पोटेशियम क्लोराइड इस फ्लूइड में ऐड करते हैं, वरना अपन बिना पोटेशियम क्लोराइड के ही देते हैं। और जब यूरिनेशन स्टार्ट हो जाता है तो अपन ये ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो अपन ने सेलाइन यूज़ किया वो 0.45% किया है। ये वैसे एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा कि जो फ्लूइड ऑफ चॉइस है उसका कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं और इसको देना जरूरी क्यों है, और ये नॉन सर्जिकल इमरजेंसी कैसे है। अब यहाँ मैं एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ जो सेलाइन यूज़ किया है वो 0.45 किया है। यूजुअली क्या होता है, डिहाइड्रेशन के पेशेंट में अपन जो सेलाइन यूज़ करते हैं वो होता है 0.90% सेलाइन, ये अपन यूज़ करते हैं। यहाँ भी डिहाइड्रेशन है बट यहाँ अपन ने 0.45 किया है। अगर फॉर एग्जांपल अपन नॉर्मल बोलें 0.90 को, तो यहाँ पे अपन ने नॉर्मल बाई 2 ही किया है, दैट इज 0.45%। तो यहाँ पे अपन ने नॉर्मल बाई 2 कंसंट्रेशन क्यों यूज़ किया सेलाइन का, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बेबी की एज क्या है उस टाइम पे जब ये डेवलपमेंट होगा इस डिजीज़ का, 3 to 4 वीक्स। और 3 to 4 वीक्स के बेबी में जो किडनीज हैं वो नॉर्मली फंक्शनिंग नहीं होती, वो मेच्योर नहीं होती। आप सबको पता होना चाहिए कि अगर नॉर्मल फंक्शनिंग किडनी एटलीस्ट 1 साल के बेबी में देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर बेबी की एज मोर देन 1 ईयर होता तो उसकी किडनीज नॉर्मली फंक्शनिंग होती है और तब वहाँ पे अपन उसको जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है सेलाइन की वो दे सकते थे। बट अगर यहाँ अगर अपन ने नॉर्मल कंसंट्रेशन पूरा दे दिया तो जो उसकी किडनीज है वो उसको प्रॉपरली रीअब्जॉर्ब, सीक्रेट और फिल्टर नहीं कर पाएंगी। उसकी वजह से किडनी के और कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो किडनी को कोई डैमेज ना हो उस वजह से जो अपन उसका कंसंट्रेशन है वो n/2 करते हैं। तो ये भी एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सेलाइन है उसकी क्या कंसंट्रेशन होनी चाहिए, वो होनी चाहिए नॉर्मल बाई 2। और इसका रीजन क्या है, इमेच्योर किडनी है, नॉन फंक्शनल, अभी वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही हैं। और दूसरी चीज़ अपन देख सकते हैं कि जो ये जो फ्लूइड ऑफ चॉइस है, ये जैसे और कोई डिहाइड्रेशन का पेशेंट होगा उसमें भी अपन यही फ्लूइड ऑफ चॉइस यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और फ्लूइड यूज़ कर सकते हैं, वो होता है रिंगर लैक्टेट। यहाँ भी अपन अगर ये फ्लूइड फ्लूइड ऑफ चॉइस का क्या मतलब है कि अगर ये अवेलेबल है तो यही रिकमेंडेड है। लेकिन अगर इन केस ये ना हो और ये ना देना चाहें तो अगर अपन रिंगर लैक्टेट दे सकते हैं। लेकिन रिंगर लैक्टेट क्या है, ये बेसिक नेचर का होता है। और अपन ने अभी देखा है कि सिंस H+ तो यूरिन में भी बाहर एग्जिट हो रहा है और वोमिट के थ्रू भी एग्जिट हो रहा है, तो बॉडी में ऑलरेडी एल्कलाइन माहौल बना हुआ है, एल्कलोसिस है। तो उसमें अगर अपन ने बेसिक नेचर का ही आईवी फ्लूइड दे दिया तो वो एल्कलोसिस को और बढ़ा देगा। तो ये रिकमेंडेड नहीं है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है बट रिकमेंडेड नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि इसको देने से कोई नुकसान हो जाएगा, ये मतलब कि कोई सीवियर कंडीशन हो जाएगी, बट ये रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंड यही करते हैं अपन सिंस ये एल्कलोसिस को बढ़ा देता है।
इसके बाद में अपन इसके सर्जिकल ट्रीटमेंट पे चलते हैं, क्योंकि सर्जरी इसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट है। और सर्जरी कब कर सकते हैं? जब उसके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करेक्ट हो जाए। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करेक्ट हो गया है, ये कैसे पता लगेगा? ये अपन को 2 चीज़ें देख के पता लगेगा। अपन ने 2 चीज़ें कन्फर्म करनी है। पहली है यूरिन आउटपुट। बेबी का अगर यूरिन आउटपुट मोर देन 1 ml पर केजी बॉडी वेट पर आवर है, और उसका जो बाइकार्बोनेट जो अमाउंट है वो मोर देन 30 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर है। अगर ये 2 कंडीशन देखने को है, मिल रही हैं, अगर ये 2 चीज़ें हैं, तब अपन बोल सकते हैं कि जो बेबी का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो करेक्ट हो गया है। और इसके बाद में अपन सर्जरी कर सकते हैं। और सर्जरी क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है? कौन सी सर्जरी? रेमस्टेड पाइलोरोमाइटोमी। रेमस्टेड क्या है? वो सर्जन है जिसने ये सर्जरी सबसे पहले करी थी। और पाइलोरोमाइटोमी क्या है? जो पाइलोरस की मसल्स हैं उनमें इंसिजन है। अब ये मायोटोमी मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से यहाँ स्पेसिफिक है और मायोटोमी क्यों ज़रूरी है। पहले अपन देख लेते हैं जो पाइलोरोमाइटोमी, रेमस्टेड पाइलोरोमाइटोमी है, किस तरह से कर सकते हैं। इसके 2 ऑप्शन है अपने पास। या तो अपन यूजिंग लेप्रोस्कोप कर सकते हैं, या फिर अपन अब्डोमेन का ओपन इंसिजन करके और ये ओपन सर्जरी कर सकते हैं। और अगर ओपन इंसिजन कर रहे हैं तो जो यहाँ पे इंसिजन देंगे अपन, वो ट्रांसवर्स इंसिजन देंगे। कहाँ पे? अम्बिलिकल एरिया या फिर राइट अपर क्वाड्रेंट में। और जो यहाँ मायोटोमी है, इसका क्या मीनिंग है? यूजुअली क्या होना चाहिए था कि जो सर्जरी होती है उसमें अपन, फॉर एग्जांपल, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि इंटेस्टाइन की 4 लेयर होती हैं। सबसे बाहर होती है सीरोसा, उसके बाद में मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। सिंस टेनेसिस है तो यूजुअली सर्जरी में क्या होना चाहिए? ये चारों लेयर कट होती हैं। लेकिन मायोटोमी का क्या मतलब है कि जो मस्कुलर लेयर है उसकी, उसी में इंसिजन होगा। यानी उसके जो नीचे वाली है सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, इनमें अपन इंसिजन नहीं देंगे, इनको अपन कट नहीं करेंगे। तो मायोटोमी का क्या मतलब है कि 1 to 2 सेंटीमीटर का ओनली मस्कुलर लेयर में अपन इंसिजन देते हैं, और वहाँ पे उसकी सब म्यूकोसा इंटेक्ट होती है। इंटेक्ट का मतलब कि उसको अपन ने कट नहीं किया है, वो एज इट है। तो ये मायोटोमी है। और मायोटोमी का बेनिफिट क्या है कि जैसे ही अपन ने सर्जरी कर ली, सर्जरी के 6 आवर बाद में अपन बेबी को मील दे सकते हैं। अब मील दे दी, फॉर एग्जांपल अगर अपन ने उसको सारी उसकी जो लेयर्स हैं वो काटी होती है, कट किया होता, तो जो मील होता वो जब इधर से इधर मूव कर रहा होता तो उस मील की वजह से कुछ यहाँ प्रॉब्लम हो सकती थी, कुछ इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन कुछ हो सकता था उसके कंस्टिट्यूएंट्स की वजह से। बट यहाँ पे अपन ने सिंस जो अंदर वाली है म्यूकोजा और सब म्यूकोजा, ये तो अपन ने काटी नहीं है, सिर्फ ऊपर वाली काटी है, तो यहाँ से जो मील है वो इजीली फ्लो कर सकता है, उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, और अपन सर्जरी के 6 आवर बाद में भी उसको मील दे सकते हैं। तो ये इसका एक एडेड बेनिफिट है, इसलिए अपन रेमस्टेड पाइलोरोमायोटोमी ही करते हैं। अब इसके अल्टरनेट ऑप्शन क्या हो सकते हैं? पाइलोरोप्लास्टी। पाइलोरोप्लास्टी जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अलोंग विद मस्कुलर लेयर सर्जन विल कट ऑल द लेयर्स इंक्लूडिंग सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा। बट उसमें हीलिंग टाइम ज़्यादा लगेगा, उसको बेबी को अपन इमीडिएटली फीड नहीं कर पाएंगे, इस वजह से अपन ये नहीं करते। दूसरा ऑप्शन क्या है? एट्रोपिन देके भी अपन इसको ट्रीट कर सकते हैं, या फिर बैलून डायलिटेशन करके। बैलून डायलिटेशन में क्या होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अपन एक बैलून यहाँ पे इंसर्ट करते हैं पाइलोरस में, और यहाँ आने के बाद में अपन इसके थ्रू या तो एयर या फिर फ्लूइड इसके अंदर फिल करेंगे, जिसकी वजह से ये बैलून डायलेट होगा। उसकी वजह से ये जो ल्यूमन है वो उसके नैरोइंग को करेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक और ऑप्शन है किसका? CHPS को ट्रीट करने का। इसके बाद में इस फिगर में आप देख सकते हैं कि अपन ने उसकी जो बाहर की सीरोस है और जो मस्कुलर लेयर है उन 2 लेयर में कट लगाया है, और जो इसका म्यूकोसा है वो एक्सपोज्ड है, ना कि कट है। यानी कि म्यूकोसा अपन देख सकते हैं ये इंटेक्ट है, ये कटा हुआ नहीं है। यहाँ मैं आपको समझाता हूँ कि नॉर्मली क्या होना चाहिए था कि ये बाहर की लेयर है शिरोसा, ये उस मस्कुलरिस लेयर हो गई, ये सब म्यूकोसा हो गया और ये म्यूकोसा हो गई। तो नॉर्मली ल्यूमन ऐसा होना चाहिए था वाइड, सो दैट इसके अंदर से फ्लो कर पाए गैस्ट्रिक कंटेंट। बट ड्यू टू हाइपोट्रोफी ऑफ मस्कुलरिस लेयर देयर इज स्टेनोसिस, और इसका ल्यूमन नैरो हो जाता है, गायब हो जाता है। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, जो इसके जो ये वाला लेयर है मस्कुलरिस लेयर है, इसमें कट लगाएंगे। और इसी कट लगाने से क्या होगा कि जो ये सब म्यूकोजा और म्यूकोजा है, इनको एक पाथवे मिल जाएगा, एक अल्टरनेट ऑप्शन मिल जाएगा फ्लो करने के लिए, साइड में एडजस्ट होने के लिए। तो ये अगर इस ओपन स्पेस में अगर एडजस्ट हो जाए तो इसका जो ल्यूमन है वो वापस वाइड हो सकता है, वापस नॉर्मल सिचुएशन कंडीशन में आ जाएगा। तो वहाँ से गैस्ट्रिक कंटेंट आराम से फ्लो कर सकता है। अब कुछ पॉइंट्स अपन देख लेते हैं कि पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। एज यूजुअल और भी किसी सर्जरी में भी अपन देख सकते हैं कि पोस्ट सर्जरी वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है। इस केस में यहाँ पे म्यूकोसल परफोरेशन भी हो सकते हैं, सर्जिकल वाउंड का इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर रिकरेंट स्टेनोसिस हो सकता है। रिकरेंट स्टेनोसिस कब होगा? जब अगर अपन ने मायोटोमी करते टाइम जब मसल में इंसिजन दे रहे थे तो वो इम्प्रॉपर या इनएडिक्वेट दे दिया, तो उस वजह से ये इसका रिकरेंस हो सकता है। तो ये सारे पोस्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस हैं। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की वो इजी थे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।